कोविड-19 से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आते हैं और संशय पैदा होती है। आज इन्हीं सब संशय को हम दूर करेंगे और सभी प्रश्नों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। हम जागरूक रहेंगे तो हम अपनी चीजों को समझ सकेंगे और उसके लिए हम अपनी फाइट भी कर सकेंगे और डॉक्टर से सलाह भी ले सकेंगे। इसलिए किसी चीज की बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अज्ञानता की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज लोगों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब के आंसर हम डॉक्टर के अग्रवाल से जानेंगे। लोगों के मन में आता है कि किसी को अगर कोविड हो गया है तो क्या वो वैक्सीन लगा सकता है। आइए जानते हैं कि इसका जवाब डॉक्टर के अग्रवाल ने क्या दिया है। मैं कोमॉर्बिड हूं, कोविड हो चुका है, बड़ी मुश्किल से बचा। सीरियस कोरोना था, निमोनिया भी हुआ था, एंटीबॉडीज भी बनी हुई हैं, तो क्या मैं वैक्सीन लेके दोबारा खतरा लूं? भाई लेना है तो कोवैक्सीन, लेकिन क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, अगर सफिशिएंट बनी हुई हैं तो वेट करिए। कुछ भी करो, वैक्सीन का थोड़ा सा रिएक्शन तो होगा, प्रोटीन तो सेम है। अगर आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, मेरा मानना, पर्सनल मानना, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल मानना यही होगा कि आप वेट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेते रहिए और वेट करिए। नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैं तो अस्थमा का पेशेंट हूं, तो क्या मुझे वैक्सीन लेना सही रहेगा या वैक्सीन से मुझे कोई नुकसान हो सकता है। आइए इस प्रश्न का जवाब जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। मेरे को दमा है, अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है, मेरे को ब्रोंकाइटिस है, एम्फेसीमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी या लंग डिसीज है। डर लग रहा है वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कोविड हो गया तो खतरा ज्यादा है, कोविड के वैक्सीन का आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आपको एलर्जी भी होती है तो भी आपको कोई खतरा नहीं है, अनलेस यू हैव हिस्ट्री ऑफ एनाफिलैक्सिस। माइल्ड एलर्जी के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा हम प्री मेडिकेट कर सकते हैं आपको नॉन आईजीई मेडिएटेड एलर्जी को खत्म करने के लिए। याद रखिए, एलर्जी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, सीओपीडी के पेशेंट में वैक्सीन लग सकता है इवैल्यूएशन करके। अगर मल्टीपल एलर्जीज हैं तो प्री मेडिकेट करके, अदरवाइज डायरेक्टली आपको कोविड-19 का वैक्सीन लग सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंटों में कोविड के लक्षण तो होते हैं, लेकिन उनकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। सिम्टम्स तो सारे कोविड के हैं, लेकिन टेस्ट मेरा बार बार नेगेटिव आ रहा है। क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, लैब वाले ई जीन के अलावा आरडीआरपी जीन नहीं कर रहे, क्योंकि भारत में ई जीन टारगेट फेलियर भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपका टेस्ट नेगेटिव आए तो पूछो कि आपने ई जीन के साथ में आरडीआरपी या ओआरएफ वाला टेस्ट किया कि नहीं किया। वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको रीइंफेक्शन है या वैक्सीन के बाद में आपको सिम्टम्स आए हैं, तो आपका वायरल लोड कम हो सकता है कि वो पिकअप ना करे। खासकर रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका नेगेटिव आ सकता है। जो वीडियो मार्केट में जा रहा है कि वो वायरस सीधा लंग में घुस जाता है इसलिए नेगेटिव होता है, वो पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली, क्योंकि वायरस जब मेरी नाक में घुसेगा, बिना नाक में घुसे लंग्स में नहीं जा सकता। अगर वो नाक में घुस गया तो मेरी नाक की एपिथेलियल सेल्स में घुस गया, तो वहां पे वो पॉजिटिव आएगा ही। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस हमें मिल रहे हैं इस वक्त में जहां पे टेस्ट नेगेटिव है लेकिन सिम्टम्स क्लासिकल हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि आरटी-पीसीआर 30% लोगों के अंदर में नेगेटिव आ सकता है। इसलिए आज की डेट में तो हम कह रहे हैं कि आरटी-पीसीआर पे इतना ज्यादा भरोसा ना करो, सिम्टम्स पे, क्लिनिकल सिचुएशन पे ज्यादा भरोसा करो। अगर घर में एक पॉजिटिव है
और 4 लोगों को सिमिलर सिम्टम्स हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट द ट्रीटमेंट, प्रिज्यूम देम टू बी कोविड पॉजिटिव अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। नमस्कार। जिस प्रकार फर्स्ट वेव कोविड की आई थी तो इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन आखिर सेकेंड वेव इतनी खतरनाक क्यों है और उसमें क्या परिवर्तन आया है, आइए जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी से। इस बारी जो कोविड हो रहा है उसमें कोई बदलाव है। ये सीआरपी लोगों का एकदम बढ़ रहा है। आज 1 है तो कल 10 हो गया, परसों 20 हो गया। पिछली लहर में इतना सीआरपी ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। बिल्कुल सही है। अगर सीआरपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो पिछली लहर में वी कुड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि निमोनिया है, और हम सोच के चलते थे कि सीआरपी मोर देन 10 इज निमोनिया। अब इस लहर के अंदर में अगर सीआरपी 10 से ज्यादा आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो हम सीटी स्कैन के साथ में कोविड एंटीबॉडीज भी कराते हैं। अगर उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं या पहले कोविड हो चुका है उनको, या फिर वैक्सीन लग चुका है, उन लोगों को अगर कोविड होता है, सो पोस्ट वैक्सीन कोविड और री इन्फेक्शन, और इसको हम सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि सीआरपी बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन लंग्स में निमोनिया नहीं आएगा। तो आज की डेट में अगर आपको रैपिडली सीआरपी बढ़ रहा है और आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो वो री इन्फेक्शन है। अगर आपको वैक्सीन कोविड के बाद वैक्सीन लगा है और उसके बाद में आपका सीआरपी बढ़ा है तो वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है। वैक्सीन के बाद आपको कोविड हो गया है तो भी वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। याद रखिए, रैपिडली राइजिंग सीआरपी विद नो निमोनिया इज सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एंड द पेशेंट इज नॉट सीरियस। ये पेशेंट्स 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। नमस्कार। आखिरकार कोविड का कम्युनिटी स्प्रेड है क्या? सरकार बार बार कह रही है कि आप लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, भीड़ ना लगाएं, इससे कोविड फैलता है। लेकिन लगातार ये क्वेश्चन उठता आया है कि अभी बीच में कुंभ हुआ, क्या उसमें कोविड नहीं फैला? जो इलेक्शन हुए उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, क्या कोविड नहीं फैला? आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों का जवाब डॉक्टर के अग्रवाल जी से। शाही स्नान चल रहे हैं, नवरात्रे चालू हो गए हैं, 28 लाख लोग विजिट किए, 102 लोगों को कोविड पॉजिटिव आ गया। ये तो होना ही था, कैसे रोकोगे आप बताइए? ये जो लोग सारे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, वहां कोरोना नहीं जा रहा, कैसे मालूम एसिम्प्टोमेटिक कितना फैल रहा हो? जब तक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट नहीं होगा आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर तो हजारों के अंदर में लोगों को होगा। अब ये जो स्नान करने आए हैं, जब घर वापिस जाएंगे तब पता लगेगा कि कितने लोगों को हुआ है। पहले द इंक्यूबेशन पीरियड इज बिटवीन 2 days to 14 days, यानी कि एवरेज इज 5.2 days। सो अगर आप गए, स्नान किया, बीमारी लेके आ गए तो घर में जाके फैलाओगे ना, वहां थोड़ी फैलेगा। तो इसलिए ये कहना गलत है कि लोग 28 लाख लोग आए और किसी को सिम्टम्स नहीं आए। अब 5 दिन तो आप नहीं ठहर रहे। मेरे ख्याल से तो इस प्रकार के इवेंट्स इस वक्त में करना साइंटिफिकली तो करेक्ट नहीं है। ये सारे लोग बीमारी लेके जाएंगे और अपने एरियाज में जाके 5 दिन के बाद फैलाएंगे। कुंभ मेले में इसका रिस्पांस नहीं दिखने वाला। लोग अनलेस दोस्त लोग जो यहाँ पे 1-1 महीने के लिए डेरा लगाए हुए हैं, वो सारे लोग जो आए वायरस लेके जाएंगे और अपने घर में जाके फैलाएंगे। नमस्कार। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं।
उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक टेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए सुनिए ना, सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लूं। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। वही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई हैं, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं। अभी भी काफी दम फम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मरी मरी। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी कि हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे। जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है। लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। बबलू लू।
बबलू क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं मेरे। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए नहीं चली जा बिल्कुल नहीं। इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से। अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।